ठीक है। आज हमने पढ़ना है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ठीक है। आपको पता है फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी। अब ये जो फार्माकोलॉजी है एक्चुअली इस ये क्या है कि फार्मा को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मतलब फार्मा का मतलब क्या है, ड्रग्स या मेडिसिन। क्या? ड्रग्स या फिर मेडिसिन। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। और लॉजी का यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है? स्टडी। लॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे? स्टडी। स्टडी। अब फार्माकोलॉजी क्या है कि एक्चुअली इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स और ड्रग्स को स्टडी करने का जो मेथड है, या इस ब्रांच को बच्चे हम किसका नाम देते हैं? फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं। इट स्टडीज इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट है। A drug is a natural or synthetic chemical substance. ड्रग बच्चों एक ऐसा नेचुरल केमिकल भी सब्सटेंस भी हो सकता है, या सिंथेटिक भी हो सकता है जिसको लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किया जाता है। अब ड्रग्स का बच्चों डिफरेंट रोल होता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो ड्रग्स हैं बच्चे वो दो कैटेगरीज की होती हैं। कुछ क्या होती हैं बच्चों? मेडिसिनल होती हैं। कुछ क्या होती हैं? मेडिसिनल होती हैं। मेडिसिनल। और कुछ क्या होती हैं बच्चे? एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। कुछ क्या होती हैं? एडिक्टिव। एडिक्टिव। अब जो मेडिसिनल होती हैं बच्चे, अब वो क्या करती हैं? डिजीज को ट्रीट करती हैं। क्या करती हैं? ट्रीट। डिजीज को ट्रीट करती है। हाँ, ट्रीट द डिजीज। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरे हैं जिनको लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसको हमारी बॉडी में इंड्यूस करवाते हैं। बट जो एडिक्टिव हैं, ठीक है, वो एडिक्शन काज करते हैं। क्या काज करते हैं? एडिक्शन। एडिक्टिव। हाँ, जिससे बंदा क्या हो जाता है कि उन ड्रग्स का आदी हो जाता है, एडिक्शन काज करते हैं। ठीक है, एडिक्शन। अच्छा, अब उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे जो ना इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे किनका? इन ड्रग्स का। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? ड्रग्स थेरेपी। देखिए, ड्रग थेरेपी किसे कहते हैं? कि जो ना ड्रग थेरेपी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। मतलब ये फार्माकोलॉजी या फार्मेसी की बेस पे जो ना ड्रग थेरेपी की जाती है। ड्रग थेरेपी का मतलब ये कि कोई बच्चे डिजीज है उसको आपने ड्रग के जरिए क्या करना है? ट्रीट करना है। अब ड्रग प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड, के यही ड्रग है जिसको आपने क्या करना है? किसी की बॉडी में इंजेक्ट कराना है, किसी को एडमिनिस्ट्रेट करना है उसे ऑरली या फिर इंजेक्शन के जरिए, तब क्या होता है कि ये उनकी बॉडी में जाके चेंजेस, बायोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो इंड्यूस करता है, वो चेंजेस क्रिएट करता है। अब यूज फॉर द डिजीज ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए या डिजीज की मैनेजमेंट के लिए जो ना हम इस ड्रग थेरेपी को या फार्माकोथेरेपी का वर्ड या जो इस टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बचे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। देखिए, ड्रग डिस्कवरी एक कम्प्लेक्स मल्टीपल फेज प्रोसेस है जो बहुत सारे मतलब मल्टीपल फेज पर मुश्तमिल होता है। अब एक ड्रग है उसको बनने में सालों भी लग सकते हैं या फिर इवन दहाई भी लग सकते हैं, मतलब 10 साल तक भी लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब इसकी एग्जांपल में आप बहुत सारे डिजीज की बात कर लें, एचआईवी की बात कर लो। एचआईवी को अब बहुत कई साल पहले, कई दहाइयों पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक जो ड्रग है, स्पेसिफिक जो मेडिसिन है वो अभी तक बना नहीं है। स्पेसिफिक ड्रग या जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो नहीं बना। स्पेसिफिक ड्रग या स्पेसिफिक जो मेडिसिन है वो अभी तक नहीं नहीं बना। बना। हाँ। अब उसके बाद इन्वॉल्व्स मेनी साइंटिफिक एंड क्लिनिकल स्टेप्स, के इसके में बहुत सारे साइंटिफिक या जो क्लिनिकल जो लेबोरेटरीज में या जो क्लिनिक्स में जो स्टेप्स मतलब बहुत सारे स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है। अब उसके बाद स्टेप 1 क्या है? ड्रग डिस्कवरी। अब बच्चे सबसे पहला मकसद क्या होता है बच्चों? कि हमें टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। अब टारगेट आइडेंटिफाई का मतलब क्या कि बच्चे वो कौन सा ऐसा एजेंट है, कौन सा ऐसा एजेंट एजेंट है है। जो डिजीज काज कर रहा है, जो क्या काज कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है। डिजीज काज कर रहा है, मतलब डिजीज रिलेटेड मॉलिक्यूल है जो डिजीज काज करता है। सबसे पहला मकसद हमारा यह है कि उस टारगेट को आइडेंटिफाई करना। अब उसके बाद टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन में यह है कि डिफरेंट थेरेप्यूटिक जो इफेक्ट है या डिफरेंट आपने टेक्निक अप्लाई करके किसी ना किसी तरीके से उसको वेरीफाई करना है कि इधर ये यही है या कोई और है। टारगेट वैलिडेशन में आपने ये कंफर्म करना होता है कि जो डिजीज काजिंग एजेंट है वो आपका वही है या और है, उसको कंफर्म करना है। पहले में आपने आइडेंटिफाई करना है कि फॉर एग्जांपल 10 सब्सटेंस है, 10 मतलब एजेंट्स हैं जिनमें पहले आपको पता नहीं आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन 10 में से है कौन सा।
जब आपको एक पे शक होता है तब आप उस पे टारगेट वैलिडेशन उसको हिट करवाने की कोशिश करती हो कि क्या अगर मैं इसको यहाँ से खत्म करवा दूं, क्या वो जो भी डिजीज काज कर रहा है वो क्या ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो समझ लो बच्चे, इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, टारगेट वैलिडेशन का नाम देते हैं। अच्छा, टारगेट वैलिडेशन के लिए भी एक और चीज है, वो क्या कि हिट आइडेंटिफिकेशन, कि टारगेट की वैलिडेशन के लिए हिट आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। हिट आइडेंटिफिकेशन वो चीज है, वो मॉलिक्यूल है बच्चे, जो आपके टारगेट पे जाके इंपैक्ट करता है। इज इट क्लियर? हिट क्या है? हिट वो मॉलिक्यूल है, तो वो सब्सटेंस है जो हम लेबोरेटरीज वगैरह से उसे आप टेक करते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन कह सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्टिकल आप कह सकते हैं। अब वो क्या करता है, आपके स्पेसिफिकली उस टारगेट को, जो आपकी टारगेट है, जो डिजीज काजिंग एजेंट है, डायरेक्टली उस पे जाके क्या करता है, इंपैक्ट करता है। बात क्लियर है? यस, हिट क्या चीज है, जल्दी बोलो। कि वो हमारे पास हमारे पास लेबोरेटरी में हम इसको टेस्ट वगैरह कराते हैं, नहीं, प्रॉपर इसका लेबोरेटरीज वगैरह आइडेंटिफिकेशन में कराते हैं। मौजूद होता है, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड होती हैं, ठीक है, पहले से प्रिपेयर्ड होती हैं या उसके मुताबिक तैयार की जाती हैं। अब इनको क्या किया जाता है कि इनको उस टारगेट पे अप्लाई किया जाता है और जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। बात क्लियर है? ओके। हाँ, अब उसके बाद हिट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन। अब हिट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये बच्चे कि वो जो आपका हिट था वो कंफर्म हो गया कि भाई ठीक है ये वर्क कर रहा है। अब फिर आपने क्या करना है, उस हिट में इम्प्रूव पोटेंसी लानी है कि वो जो हिट है वो अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर सके। या फिर आपने ये जो हिट है उसकी मतलब जो एक्शन है वो सेफ है, सेफर टू यूज है, सेफर टू यूज नहीं है, उसकी पोटेंसी कितनी है, इस चीज को क्या किया जाता है, और हिट इंप्रूवमेंट किया जाता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है उस हिट की। यहां तक बात क्लियर है? पहला हिट यस, आइडेंटिफिकेशन कि डिजीज रिलेटेड मॉलिक्यूल कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसी को वैलिडेशन करना कि हम कंफर्म करें कि इधर यही हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। और उसके बाद थर्ड क्या है कि जो ना हिट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम एक ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड आउट करते हैं जो टारगेट को हिट कर सकता है, टारगेट पे जाके इंपैक्ट कर सकता है, उस टारगेट को खत्म कर सकता है। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर हमने क्या करनी है कि उसी हिट की ऑप्टिमाइजेशन करवानी है कि उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाए। क्या बने? उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाए, और ज्यादा पोटेंट बनाए, और ज्यादा उसको सेफर बनाए, सेफर टू यूज बनाए। यहां तक बात क्लियर है? यस, अब बच्चे, जब एक मतलब आपने एक सरसरी, आपको एक आइडिया, जैसे आप कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस आपके पास आ गया, तब आपने आगे उसे टेस्टिंग के लिए भेजना है। अब टेस्टिंग के लिए आप कह सकते हैं कि प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सेकंड जो स्टेप है उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च, जो कि यहाँ पे पहला क्या है कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट है। सेकंड जो ना आपका क्या है, प्री क्लिनिकल रिसर्च है। प्री क्लिनिकल रिसर्च में डिफरेंट जो ना आप लैब के अंदर, एनिमल के अंदर क्या करते हो, डिफरेंट टेस्ट करते हो, उसका इम्पैक्ट देखते हो कि आपने जो हिट जो है, या जो ड्रग, या जो आपने हिट जो आपने फाइंड आउट किया एक डिजीज के अगेंस्ट, उस पे आप टेस्ट करते हो। आप टेस्ट के लिए क्या करते हो कि उसको लेबोरेटरी के अंदर किसी केमिकल पे अप्लाई करके देखते हो, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हो, अप्लाई करके देखते हो। अब बच्चे, पहला क्या है कि इन विट्रो स्टडीज, कि भाई आपने लेबोरेटरी के अंदर जो सेल्स हैं उन पे उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, उस पे आपने उसको मतलब पुट करना है, और उसका रिजल्ट देखना है कि ये क्या उन सेल्स को, अगर कैंसर सेल्स है तो क्या ये जो आपका हिट मॉलिक्यूल है या फिर जो आप ड्रग बना रहे हो, क्या उनका कैंसर सेल्स को लैब के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर डिस्ट्रॉय कर सकता है तो फिर आपका जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, ये आप बेशक इसको फर्स्ट स्टेप कर लें। उसके बाद ये सेकंड स्टेप क्या है कि आपने फिर इन विवो स्टडी करनी है, कि अब आपने किसी एनिमल पे उसको अप्लाई करके देखना है। फिर क्या करना है, एनिमल किसी पे अप्लाई। एनिमल पेपर में। हाँ, पहले फर्स्ट क्या था आपका इन विट्रो स्टडीज, दूसरा आपका इन विवो स्टडीज। इन विट्रो के अंदर क्या था कि वो लेबोरेटरीज के अंदर जो सेल्स मौजूद है उन पे आपने क्या किया, टेस्ट किया। दूसरा क्या है, इन विवो है। इन विवो में बच्चे आप एनिमल टेस्टिंग करती हो फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी। और एनिमल्स आपको पता है बच्चे, इसमें आप रैबिट ले सकती हो। क्या ले सकती हो? रैबिट। रैबिट, रैबिट नहीं तो माइस फिर ले सकती हो तुम। क्या ले सकती हो? माइस। ठीक है, माइस। चूहा। चूहा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि भाई ठीक है, आपका जो इन विवो केस है, इन विवो जो स्टडी है, आपका इन विवो जो रिसर्च है वो भी क्लियर हो गया। मतलब पहला जो ना आपने लेबोरेटरी में उसको आपने टेस्ट परफॉर्म किया, तो मतलब लेबोरेटरी में वो आपका जो ड्रग है वो सही साबित हुआ। अब फिर आपने उसको क्या किया बच्चे, इन विवो स्टडी किया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रैबिट, माइस वगैरह की बॉडी में उसको इंजेक्ट किया, और वहां पे उसके इंपैक्ट देखे तो वहां पे भी उसके पॉजिटिव इंपैक्ट आए। अब ठीक है, यहाँ तक चले बात ठीक हो गया कि भाई ओके है कि आपका ड्रग यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि भाई किसी एनिमल के अंदर वो किसी ना किसी डिजीज को ठीक करने की सलियत रखता है, और वो डिजीज जिसके अगेंस्ट हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चल जाएगा, नहीं, जो डिजीज जिसके लिए हमने इसको प्रिपेयर किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने टारगेट लिया हुआ है कि हमारा टारगेट वो है, उसके लिए हमने ये बनाई हुई है, और ये जाके उसको ट्रीट करता है। ठीक है, ट्रीट करता है, डन है, यहाँ तक बात। अब उसके बाद आती है बारी साइड इफेक्ट की। आगे बारी किसकी आती है? साइड इफेक्ट्स। ठीक है भाई, आपका ड्रग काम करता है, लेकिन उसके नुकसानात क्या है?
हम अक्सर कहते हैं कि हर ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, उसकी बेनिफिशियरी भी है, साथ में उसकी क्या है, इफेक्ट्स भी हैं। तो अब फिर इफेक्ट्स देखे जाते हैं कि भाई ठीक है आपने ड्रग बना लिया, हमने मान लिया, लेकिन अब उस ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या है, कि भाई ठीक है हम पेशेंट को उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, 4 दिन बाद वो और बीमारी लेके आ जाए। तो अब साइड इफेक्ट को देखा जाता है, कि साइड इफेक्ट्स को टेस्ट किया जाता है और टॉक्सिसिटी को टेस्ट किया जाता है कि वो ड्रग है वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाता है। अब जब ये जो टॉक्सिसिटी है वो भी क्लियर हो जाती है कि ड्रग हार्मलेस आइडेंटिटी खुद को शो करता है, साइड इफेक्ट्स उसके नहीं है, फिर बच्चे क्या किया जाता है कि उसका फार्मूला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फॉर्मूला। फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन में दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो ड्रग की स्टेबिलिटी देखी जाती है, दूसरा बच्चे की ड्रग डोजेज कितनी देनी है, कि आपने डोजेज कितनी रखनी है। इस चीज को बच्चे क्या किया जाता है, फार्मूलेशन डेवलपमेंट में देखा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बोलो शाबाश। यस। हाँ, प्री क्लिनिकल जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको रिपीट करो, जल्दी करो शाबाश। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में हमारे पास आता है कि पहले हम इन विट्रो स्टडीज करेंगे, यानी कि लेबोरेटरी में हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर वहां पे हमारे पास रिजल्ट ठीक आते हैं तो फिर हम विवो स्टडीज करेंगे, यानी कि एनिमल्स में हम टेस्ट करेंगे। वहां पे भी अगर हमारे पास ठीक है तो हम उसके बाद इसके देखेंगे साइड इफेक्ट्स वगैरह कितनी आते हैं, कि हमारे पास अगर हम ये तमाम चीजों पर सही तरीके से असर कर रही है तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। उसके बाद हम इसको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि हमने ड्रग स्टेबिलिटी और डोजेज बतानी है कि कितनी हमने इसके अंदर ड्रग की डोजेज वगैरह रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे है क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब क्लिनिकल डेवलपमेंट में ये है कि माशाल्लाह से आपने अपना जो ड्रग है वो बना ली है, ठीक है, आपका प्री क्लिनिकल जो रिसर्च है वो ठीक हो गया। अब उसके बाद जैसे ही आपका वो सारा ड्रग है वो तैयार हो चुका है, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लिनिकल डेवलपमेंट करनी है। क्लिनिकल डेवलपमेंट में ये है कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। अब ये सबमिट किसको करनी है? एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, मेरे ख्याल से मैं इसको एक मिनट, मुझे भूल गया, मैंने लिखा भी था इसको, ठीक है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यस, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अब आपने क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है किसको? आपने पाकिस्तान, जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में बच्चे डिपार्टमेंट है ड्रग रेगुलेटरी 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 ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, अथॉरिटी अथॉरिटी, सॉरी स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ आज, खैर है, रोजा लगा हुआ है, ऐसे नाम ना, अथॉरिटी, जी। हाँ, अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये 2012 में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 2000, 2012 में। हाँ 2012 में जो ना ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट के तहत बच्चे ये जो ये डिपार्टमेंट है ये पाकिस्तान में बनी है। अब आप पाकिस्तान में रहती हो तो आपने क्या करना है, इस ड्रॉप, क्या इस जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप से आपने क्या करना है, अप्रूवल लेना है। किसके लिए? कि आपने मेडिसिन बना ली है, अब आप उसके क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई हमें अप्रूवल दें। हाउएवर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हैं, माशाल्लाह से अल्लाह आपको यूएस से ना ले जाए, ठीक है, एफडीए, वहां पे बच्चे क्या होता है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, वो जो ना यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है, यूएसए में क्या करती है, आपकी बुक में एफडीए को मेंशन किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सारा जो डाटा उधर का है, ठीक है, सारा डाटा गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वहां पे जो कुछ लिखा हुआ था वो आपकी बुक में छाप के रख दिए, ठीक है। तो अब बच्चे क्या है कि अगर आप यूएसए में रहती हैं तब आपका क्या होगा, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, कि उसमें उसको आपने क्या करना है बच्चे, सबमिट करना है कि भाई हमने क्या करना है कि न्यू जो ड्रग है उसकी इन्वेस्टिगेशनल जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है, जिससे आपको परमिशन मिलेगी। जैसे परमिशन मिलेगी तब आप क्लिनिकल जो ट्रायल है वो कर सकते हैं। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कितने, 4 फेजेस पर मुश्तमिल होती हैं। कितनी फेजेस पर मुश्तमिल होती हैं? 4 पे। 4 फेजेस पर। फर्स्ट फेज क्या है बच्चे, जिसमें आपने 20 से 100 हेल्दी वॉलेंटियर्स पे आपने बच्चे वो जो ड्रग है वो अप्लाई करना है। अब वजह क्या, कि भाई आपने पहले ही हेल्थी बंदे ले लिए। अब उसके पीछे वजह क्या है कि बच्चे आपने उनकी सेफ्टी को मॉनिटर करना है। क्या करना है कि भाई हमने ड्रग इन बंदों को दी है, क्या उनकी सेहत बिगड़ी तो नहीं है? मतलब अगर एक हेल्दी बंदे की सेहत बिगड़ गई है, जो बीमार है उसकी फिर हेल्थ कहाँ पे पहुंच जाएगी, अगर उस डिजीज उस ड्रग में कोई मतलब वो नहीं है,
मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसी वजह से सबसे पहले हम हेल्दी बंदों पे ट्रीट करते हैं, हेल्दी बंदों को वो डोजेज देते हैं ताकि हम ये देखें कि क्या ये ड्रग हम हेल्दी जो पर्सन है उनकी बॉडी में साइड इफेक्ट तो क्रिएट नहीं करता। तो फिर उसकी डोजेज देखते हैं और उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? एक्चुअली ये है कि जो ना हाउ आवर बॉडी डील विद ड्रग। मतलब आपने ड्रग को क्या किया, इनटेक किया, इनटेक करने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, और उसके बाद उसकी क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, और उसके बाद उसकी एलिमिनेशन कैसी है कि ड्रग क्या होता है कि एलिमिनेट होता है कि नहीं होता, एब्जॉर्ब हो गया है, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें बच्चे क्या क्या कहलाती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती हैं। इज इट क्लियर? यस। तो मतलब मतलब उसमें एक मैकेनिज्म देखते हैं कि ड्रग को आपने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या हुआ, उसकी ब्रेकडाउन हुई, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किए, और उसके बाद उस ड्रग्स की जब वो लिवर पर पहुंची तो उधर डिटॉक्सिफिकेशन हुई कि नहीं हुई, लिवर ने उसको क्या क्या इम्पैक्ट किया, और उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हुई कि नहीं हुई। इन तमाम चीजों को बच्चे स्टडी किसमें करते हैं, फार्माको कैनेटिक्स में। बात क्लियर है? तो फर्स्ट यस। फेज में क्या था कि आपने जो ड्रग डिस्कवर किया था वो 20 से 100 जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं या हेल्दी जो पर्सन हैं उनको आपने वो ड्रग दिया। वजह क्या, तुम्हारा मकसद ये था कि भाई अगर हेल्दी बंदों को कुछ हो गया तो समझ लो ड्रग में कोई ना कोई खलल है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद सेकंड पे क्या किया कि ठीक है भाई हम बड़े इंप्रेस हो गए कि हमने ने जो ड्रग डिस्कवर किया है वो सही निकला। अब उसके बाद हमने उसे क्या किया, 100 से 500 पेशेंट्स को दिया। चलें भई, ये आपकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब वहाँ पे क्या की देखी जाती है कि उसकी एफिकेसी कितनी है और सेफ्टी इवैल्यूएशंस कितनी है, कि उसकी सेफ्टी इवैल्यूएशन जो हम चाहते थे वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, या उसका एफिकेसी कितना है कि उसने उस डिज़ीज़ को ट्रीट किया कि नहीं किया, और ट्रीट किया तो कैसे ट्रीट किया, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर माशाल्लाह से आपका जो सेकंड फेज़ है वो क्लियर हो जाता है, तो फिर बच्चे थर्ड फेज़ आता है। अब थर्ड फेज़ में पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। थर्ड फेज़ में क्या करते हैं? अब पॉपुलेशन बढ़ा देते बंदे बढ़ा देते हैं, पार्टिसिपेंट्स बढ़ा देते हैं। क्या फेज 3 में क्या क्या 1000 से 300 जो पार्टिसिपेंट्स है बच्चे वो क्या कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं। अब उसके पीछे वजह क्या है कि वो कंफर्म करते हैं उसकी एफिकेसी और मॉनिटरिंग द साइड इफेक्ट्स कि 5-10 बंदों में नहीं क्रिएट हुआ, 3000 में से तो कोई तो साइड इफेक्ट निकलेगा। तो अब मतलब वो मेजर जो जब भी बच्चे हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस तरह के, तब हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि इसको हमने गलत करके रहना है, किसी ना किसी तरीके से ये गलत होके रहे, किसी ना किसी तरीके से ये गलत हो गया। गलत होके रहे। हमारा पर्पस यही होता है कि हमने इसको गलत करके रहना है। अब गलत ना कर नहीं होता तो फिर समझ लो कि वो तो आप कह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि लॉ बन जाती है, तो सेम वो जो ड्रग है वो फिर यूनिवर्सल हो जाता है। ड्रग क्या हो जाता है? यूनिवर्सल हो जाता है, वो एप्लीकेबल होता है, रेडी टू यूज होता है। अच्छा, अब उसके बाद ठीक है बच्चों, ये 3 से 4000 बंदे ये मतलब 1000 से 3000 जो पार्टिसिपेंट्स लिए उन पे भी उसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है? नेक्स्ट बच्चे ये है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। अब इसमें क्या मतलब है कि बच्चे फेज 4 है जिसमें आपने क्या करना है, ड्रग्स को अपनी मार्केट में भेज देना है। अब जब मार्केट में भेज देते हो आपको पता है वहां पे 1000 2000 3000 का काम नहीं है, वहां पे फिर लाखों पेशेंट्स होती हैं। अब उन लाखों पेशेंट्स पे आपके उस ड्रग का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? होता यह है बच्चे, जब ड्रग आप लोगों ने मेडिकल रैप का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना, जी सुना। कि ये मेडिकल रैप है? ठीक है, मेरे ख्याल से रैप के मुझे रिसेप्शनिस्ट समथिंग आई डोंट नो नाम क्या है, मुझे रैप के नहीं स्पेलिंग पता है, मेरे ख्याल से RAP समथिंग ऐसा होता है। अच्छा, अब इनका क्या काम होता है कि ये जब भी कोई न्यू ड्रग डेवलप करते हैं, जब भी कोई कंपनी बच्चे क्या करती है, न्यू ड्रग न्यू मेडिसिन हाँ डेवलप करती डेवलप है करती है, तो फिर इन्हीं मेडिकल रैप के जरिए उसको पहुंचा देते हैं डॉक्टर साहब के पास। किसके साथ, किसके पास? डॉक्टर के डॉक्टर पास। साहब। अब डॉक्टर साहब को नहीं पता कि भाई इन्होंने जो मेडिसिन लाया है वो किस चीज का है। अब वो फिर डॉक्टर साहब को उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये चीज़ बनाई है, उसका ये इम्पैक्ट है। हम उसके मतलब कंपैरिज़न करते हैं फिर कि वो ड्रग है उससे ये इतने ज़्यादा पोटेंट है, इसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है। अब फिर क्या होता है कि डॉक्टर पहले उनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है। डॉक्टर उनकी बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। हाँ, अगर इन मेडिकल रैप वगैरह का डॉक्टर से पहले बन चुका होता है
तो इस वजह से फिर जो ना एक गपशप होती है उनकी कि यार ये बंदा लेके आया, इसने पहले भी मुझे मेडिसिन दी हैं, जो लेके आया उसको मैंने आगे दिया और पेशेंट्स मेरे ठीक हो गए। तो इस वजह से फिर डॉक्टर क्या करता है, उनके उस मेडिसिन को ले लेता है और अपने जो पेशेंट्स हैं उनको प्रिस्क्राइब कर देता है, उनके पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर देता है। और आपको पता है डॉक्टर हमेशा क्या कहता है कि 2 हफ्ते बाद दोबारा चेक करवाना, हफ्ते बाद दोबारा चेक करवाना, यही होता है ना? जी। अब हफ्ते बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट नहीं जाता। अब एक्चुअली वो हफ्ते बाद समझ लें कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया, तो भी इनके पास जाएगा, कंपनी वालों के पास। कहाँ पे जाएगा? कंपनी कंपनी के वालों के पास पास। जिन्होंने मेडिसिन डिस्कवर की है। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो वो भी इनके पास जाएगा कि भई हमने आपने जो ड्रग दिया था, मेरा पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा। मेरा पेशेंट उससे ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर कंपनी क्या करती है बच्चे, वही जिस जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि एक दफ़ा मार्केट में ड्रग सप्लाई हो गई, उसके बाद लॉन्ग टर्म जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है। और मार्केट में एनवायरनमेंट में जब आप उसको भेज देते हैं ड्रग्स को, फिर वहाँ पे जाके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स। देखते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है? अच्छा, अब ये वही बात की जा रही है कि न्यू जो ड्रग एप्लीकेशन है उसको सबमिट किया जाता है, ठीक है? जो कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे वहाँ पे क्या था? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग था, वो आपने किया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपने मतलब ये जस्ट क्लिनिकल स्टेज है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि रेगुलेटरी जब रिव्यू होता है, रेगुलेटरी ये है कि आपका जो ड्रग था वो बना दिया, ठीक है? आपने उस तमाम चीज़ें, तमाम तक जो रिपोर्ट्स अब तक बनी हैं, उसको आपने क्या किया, मार्केट में फैला दिया। और मतलब सॉरी जो मतलब सारी रिपोर्ट्स बनी हैं, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने क्या किया कि जो भी आपके मुल्क में जो भी है, ठीक है? उस मतलब रेगुलेटरी जो एजेंट है, इदारा है, उसको आपने सबमिट करवा देनी है। अच्छा, अब उसके बाद रेगुलेटरी जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं बच्चे, वो इन आपके तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि आपने ये किए, ये जितने फेजेज़ से उसको आपने गुज़ारा, या प्रीवियस जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उनसे गुज़ारा, ये आपका जो पोस्ट मार्केट जो सर्वेलियंस है, या जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इवैल्यूएट करते हैं सेफ्टी को, एफिकेसी को और क्वालिटी को, और अल्टीमेटली बच्चे उसे क्या करते हैं कि ग्रांट कर देते हैं फॉर मार्केट। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि अब उस मेडिसिन्स को, ड्रग्स को जब एक दफ़ा ये ग्रांट कर देते हैं, तो उसका मतलब ये कहीं पे भी, किसी जगह पे भी ये क्या है, वैलिड है और एप्लीकेबल है। यहाँ तक बात ओके है? यस। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही अप्रूवल हो गया, ड्रग आपकी मार्केट में अवेलेबल है, तब उसे कंटीन्यूअस मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर कैसे किया जाता है? मैंने अभी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, मेडिकल रैप के ज़रिए। ठीक है? कंपनी डायरेक्ट तो नहीं एंगेज होती, ये लोग इनके एंगेज होते हैं। अब इसमें क्या है कि इनको मेडिकल रैप के ज़िम्मे लगाया जाता है कि भई आपने क्या करना है, जो-जो भी डॉक्टर हैं उनसे जाके बात करनी है। अब उनको आपने ड्रग दिखाना है। अब जितने भी मेडिकल रैप हैं वो फील्ड के हवाले से स्पेसिफिक होते हैं। कोई एपिलेप्सी का ड्रग लेके आता है, तो कोई आइज़ का लेके आता है, तो कोई ब्रेन का लेके आता है, तो एटसेट्रा हर जो भी मेडिसिन तैयार होती है, अब उसके मेडिकल रैप रखे हुए हैं उन्होंने कि भई आपने इस ड्रग को डील करना है, फलाँ-फलाँ डॉक्टर के पास जाना है, फलाँ-फलाँ डॉक्टर को सजेस्ट करना है, फलाँ-फलाँ डॉक्टर से आपने रिपोर्ट लेनी है, फलाँ-फलाँ डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, और मार्केट में फिर ये देखा जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितनी हद तक सेल हो रही है, कितनी हद तक सेल नहीं हो रही तो उसके पीछे वजह क्या है, डॉक्टर क्यों नहीं उसे प्रिस्क्राइब कर रहा। इन तमाम चीज़ों का जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद बच्चे क्या है, डिटेक्ट द रेयर एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, कि वो जो ऐसे कौन से इफेक्ट्स हैं जो माइनर लेवल पे भी हैं, और ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं जो हायर लेवल पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट काज करते हैं। अब एडिशनल स्टडीज फॉर द न्यू यूजेस एंड डोजेज चेंजेस, अब मतलब ये कि ठीक है भाई, ये तो हमने एक स्पेसिफिक डिजीज जो हमने बात की कि उसके अगेंस्ट है, क्या इसको थोड़े और डिजीज के लिए भी यूज किया जा सकता है? लाइक आपको पता है एंटीबायोटिक अगर कोई ड्रग है, तो आपको पता है कि वो फिर मोर देन वन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होता है, ऐसे है कि नहीं है? अगर जी एंटीबायोटिक ड्रग है, असल। फिर तो वो मोर देन वन बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। तब उसे दूसरे बैक्टीरिया पे भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि डोज़ेज चेंज को भी देखते हैं कि भई अगर थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ा दें तो क्या होता है, थोड़ी-सी क्वांटिटी कम कर दें तो क्या होता है। इन चीज़ों को भी क्या करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अब बच्चे देखो, यहाँ पे वही स्टेजेस हैं जिनकी हमने बात की, ठीक है? पहला क्या था कि वो डिस्कवरी या डेवलपमेंट था, सेकंड फेज क्या था बच्चे, प्री क्लिनिकल रिसर्च था, थर्ड में क्लिनिकल रिसर्च था, फोर्थ में डाटा रिव्यू था, और फिफ्थ में आप लोगों ने बच्चे उसको क्या किया, पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग या लाइफ साइकिल जो है ना मैनेजमेंट के ड्रग है, उसमें क्या-क्या चेंजेस लेके आनी है, दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, अब बच्चे जैसे कि हमने बात की कि ये जो डिस्कवरी या जो प्री क्लिनिकल रिसर्च है वो 4 से
7 ईयर्स तक बच्चों रहता है। अब उसके बाद जो क्लिनिकल रिसर्च है वो राउंड अबाउट 8 ईयर्स तक भी हो सकता है। अब उसके बाद जो डाटा रिव्यू है वो विद इन 2 ईयर्स, और उसके बाद फिर जो मार्केटिंग है वो फिर चलती रहती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स कौन सी हैं बच्चों? एंटीवायरल ड्रग्स वो है जो वायरल इन्फेक्शंस को बच्चों क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब वो क्या करते हैं, इनहिबिट द वायरल रिप्लिकेशन एंड स्प्रेड, कि वो वायरस को ना तो फैलने से मतलब एक तो फैलने से रोकते हैं, दूसरा वायरस को उसकी रिप्लिकेशन से रोकते हैं। तो ये दो मेजर उनके काम होते हैं। अब टारगेट डिफरेंट वायरसेस सच एज, अब कैसे हेरिप्स वायरस की बात कर लें, हेपेटाइटिस वायरस की बात कर लें, या इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर लें, इनको बच्चे वो टारगेट करते हैं। वो कौन से? एंटीवायरल ड्रग्स। अब उसके बाद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स क्या है बच्चों? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स की बात करें बच्चे तो ये जो रिट्रोवायरस है उनके अगेंस्ट यूज होता है। किसके अगेंस्ट यूज होता है? Retrovirus. रेट्रोवायरसेस के अगेन। हाँ, रिट्रोवायरसेस के अगेंस्ट ये यूज होता है। इट इज यूज्ड टू स्पेशली ट्रीट द रिट्रोवायरसेस इन्फेक्शन। आपको मेजरली पता है बच्चों, अब होता क्या कि रिट्रो जो भी वायरस है, उन रिट्रो वायरस में बच्चों क्या मौजूद होता है? क्या मौजूद होता है? आरएनए। अब आरएनए से बच्चों आपको पता है क्या बनता है? उनका डीएनए। और बीच में इन्वॉल्व कौन होता है? रिवर्स। कौन इन्वॉल्व Reverse होता है? control. हाँ, रिवर्स। रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है, जो ये काम करवा रहा होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज। अब बच्चे करना क्या होता है? करना यह है कि उसके इस मैकेनिज्म को रोकना है। करना क्या है? इस Mechanism को रोकना है. मैकेनिज्म को रोकना है कि वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसको ये काम करने ही नहीं देना। क्योंकि जब वो डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद ही जो अपना फंक्शन है वो स्टार्ट करता है ना। तो ना उसका जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट होगा, ना वो ग्रो करेगा, बात खत्म होगी। तो अब इसी वजह से कि मेनली यूज्ड अगेंस्ट एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस हैं उनके अगेंस्ट में, उनके अपोजिट में हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? Yes. अच्छा बच्चों, अब उसके बाद रिट्रोवायरसेस एंड एचआईवी, कि रिट्रोवायरसेस यूज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, thus they use reverse transcriptase enzyme for their replication. अब एचआईवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिट्रोवायरस, के ह्यूमन में जो एचआईवी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस है। अब मैकेनिज्म ऑफ एंटी जो रिट्रोवायरल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं? एक्ट ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एचआईवी लाइफ साइकिल, के एचआईवी की डिफरेंट जो लाइफ साइकिल है उस पर क्या करता है? वो वर्क करता है। उनकी जो वायरल रिप्लिकेशन है उसको इनहिबिट करता है, और एचआईवी की जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करता है, उसको फैलने नहीं देता। अब रिड्यूस द रिस्क ऑफ एड्स डेवलपमेंट, की जो एड्स है उसकी डेवलपमेंट के जो चांसेस है उसको कम कर देता है। अब की डिफरेंस क्या है कि ऑल एंटी रिट्रोवायरल्स आर एंटीवायरल्स, कि जितने भी जो एंटी रिट्रोवायरल है कि रिट्रोवायरस के अगेंस्ट यूज होते हैं। एक्चुअली रिट्रोवायरस भी तो एक वायरस है, तो इस वजह से तमाम जितने भी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो एंटीवायरल ड्रग्स कंसिडर होते हैं। बट जो तमाम एंटीवायरल्स हैं वो रिट्रोवायरल्स कंसिडर नहीं नहीं किए जाते. करते। अच्छा बच्चों, मेरे ख्याल से कल परसों ही हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ा था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अच्छा, अब मोनोक्लोनल एंटी व्हाट आर यू डूइंग मैन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है बच्चों? मोनो का क्या मतलब है? सिंगल। Single और clonal copy. हाँ, सिंगल। और उसके बाद क्लोनल क्या है? कॉपीज। सिंगल कॉपीज। एक्चुअली इसमें होता ये, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ बी सेल्स और साथ में कुछ जो माइलोमा सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं उनको क्या करवा दिया जाता है? फ्यूज करवा दिया जाता है। बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को क्या किया जाता है? कंबाइन करवा दिया जाता है, फ्यूज करवा दिया जाता है, और उसके बाद वो बनाते हैं क्या? हैब्रिडोमास। क्या बनाते हैं? हेब्रिडोमास। हैब्रिडोमास सेल बनाते हैं। हैब्रिडोमास वो सेल बनाते हैं। अब यही जो हैब्रिडोमास है फिर इनको हैट मीडियम में ग्रो करवाया जाता है। कौन से मीडियम में? हैट। Has. अब ये हैट एक्चुअली इसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब पार्टिकल्स कह लें, स्पेसिफिक आप प्रोटीन वगैरह कह लें। ठीक है। अब ये हैट मीडिया क्या है कि एक्चुअली बच्चे के इसके अंदर जो ये जो आपके माइलोमा सेल्स या बी सेल्स हैब्रिडोमा के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? स्पेसिफिक एंजाइम। वो Enzyme. स्पेसिफिक एंजाइम इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मोनोक्लोनल Monoclonal antibody. एंटीबॉडीज। और उनकी जो ग्रोथ है उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करवाते हैं। अब जिनमें वो एबिलिटी मौजूद है, जिनमें वो एंजाइम मौजूद है, अब उन एंजाइम उनको छोड़ देता है। ये जो हैट मीडिया है ये क्या है
कि उनको छोड़ देता है जिनमें क्या होते हैं कि वो जो एंजाइम मौजूद होता है, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से चैप्टर उसमें था, हमने उसको नहीं वो इग्नोर किया है, ठीक है, उस टॉपिक को, जिसमें हमने अपने सिर्फ बुक वाले को पढ़ा था, लेकिन जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें वो एंजाइम मौजूद था। तो बच्चे वो हैट वो मतलब मीडियम है जो क्या करता है कि जिसमें जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिनमें इस हैब्रिडोमा सेल की ग्रोथ करवाता है और उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है। हैट मीडियम उन तमाम सेल्स को रिटेन करता है और वो तमाम सेल्स या वो तमाम हैब्रिडोमा सेल्स जिनमें वो जो एंजाइम एक्टिव नहीं होता या जो वो एंजाइम जो उसकी ग्रोथ को नहीं करवाता, रेगुलेट नहीं करवाता, वो एंजाइम अगर मौजूद नहीं है तो समझ लो उन सबको क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। हैट मीडियम का बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो उन हैब्रिडोमा सेल को कंटेन करता है, रिटेन करता है जिनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके क्या बनाए, मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल। हाँ बुशरा, इस बात को रिपीट करो कि हैट मीडिया का क्या काम है? बुशरा, मीडियम का इतना सा काम है कि वो उन सेल को उनको रिटेन करता है जिनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं, और जिनमें वो एंजाइम नहीं होता तो इनको ये खत्म कर देते हैं। गुड। हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एंजाइम मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने अभी देख लिया है। तो इस उस एंजाइम का नाम है हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन गवानीन, गवानीन फास्फोराइबोसो राइबो फास्फो राइबो फास्फो राइबोस, हाँ राइबो किधर है, हाँ राइबोसाइल, राइबोसाइल। अच्छा, अब ट्रांसफरेज आगे, आगे क्या है? ट्रांसफरेज, ये नाम है इसका, हेपोजेंथिन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अब इसको अगर शॉर्टकट याद करना चाहें तो वो आपका क्या होगा, HGPRT। सीधा सीधा आप लोग इसको इस तरीके से याद करना चाहें तो कर सकते हैं, HGPRT ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम मतलब ये अगर मौजूद है उस हैट मीडियम में, मतलब सॉरी हैब्रिडोमा सेल में जिनमें ये एंजाइम मौजूद है, और ये एंजाइम एक्चुअली उनमें उनकी एबिलिटी है, उनको मतलब क्या करवाता है, कन्वर्ट कराता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में या उनकी ग्रोथ करवाता है। अब जिनमें ये एंजाइम मौजूद नहीं है उन सबको क्या कर देता है, वो किल। किल कर देता है। यस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं हम, ठीक है। सर अब कितना टॉपिक रह गया? बस थोड़ा सा है, आखिरी टॉपिक ही है ना ये, ठीक है। मतलब स्लाइड्स कितनी रह गई हैं? स्लाइड 2-3 रह रही हैं। अच्छा, अब रीड करते हैं बच्चों कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स, कि इनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। दे लाइक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं इन द इम्यून सिस्टम के अंदर। एंटीबॉडीज बाइंड टू द जो एंटीबॉडीज हैं यही एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस जो भी पार्टिकल है उनके साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड होके क्या करते हैं, या तो आपको पता है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, या फिर उनको आपको पता है वो किसके हवाले करते हैं कि मैक्रोफेज के हवाले, जो एनके सेल्स हैं उनके हवाले कर देते हैं, ठीक है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, कि इनको डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, या फिर हम इसको किस में यूज करते हैं, रिसर्च में। बात वही है बच्चों कि लास्ट टाइम भी हमने बोला कि बच्चों अगर कोई डिजीज हो गई है तो उस डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, बोलो, उस डिजीज के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज। अब उन्हीं एंटीबॉडीज को पकड़ा जाता है बच्चों, वही एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज तो मैं डायरेक्ट पहुंच गया हूँ कि उस डिजीज के अगेंस्ट आप कह लें कि बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं, बी सेल्स। अब उन्हीं बी सेल्स को बच्चे यहाँ पे इन्हीं माइलोमा सेल्स के साथ क्या किया जाता है, कंबाइन करवाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बी सेल्स पहले से ही मौजूद है, हाँ अगर बी सेल्स मौजूद है तो वो किसी डिजीज के अगेंस्ट मौजूद है, क्या मौजूद है, किसी डिजीज के अगेंस्ट मौजूद है। उसी बी सेल्स को आपने लिया, माइलोमा सेल्स कैंसर सेल्स के साथ कंबाइन किया, जिसकी बेस पे बच्चों हैब्रिडोमा सेल्स बने, और उन्हीं हैब्रिडोमा सेल्स को बच्चे आप लोगों ने किसमें, हैट मीडिया में ग्रो करवाया। अगर हैट मीडियम में पर्पस क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव सेल्स है, पॉजिटिव सेल्स क्या, जिनमें ये एंजाइम मौजूद होता है बच्चों। अब जिनमें वो एंजाइम मौजूद होता है उनमें एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में कन्वर्ट होते हैं। अब बाकी वो जो जिनमें ये एबिलिटी नहीं है, जिनमें ये एंजाइम नहीं है, वो सारे के सारे इस हैट मीडिया में क्या होते हैं, मर जाते हैं। हैट मीडिया ही उनको किल करता है। बात क्लियर है? यस।
अच्छा, अब उसके बाद मीनिंग ऑफ मोनोक्लोनल, मोनो बच्चों आपको पता है कि मीन्स वन क्लोनल एंटीबॉडीज आर वन एंटीबॉडी, मतलब एक ही एंटीबॉडी है, उसकी बहुत सारी कॉपीज होती हैं। अब दे बाइंड टू ओनली वन स्पेसिफिक एंटीजन, कि ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं। इवन अगर आप बात कर ले पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज की, जो बहुत सारे एंटीबॉडीज के मिक्सचर से बनाया जाता है, तब बच्चे वो बहुत सारे जो एंटीजन है उनके साथ वो कंबाइन हो सकते हैं। अब बच्चे एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, देखिए बच्चे अपने टारगेट के हवाले से ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि इनमें एबिलिटी होती है कि इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और इनकी जो तादाद है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा होती है। और ये एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, बहुत सारे जो मतलब आपके हाइब्रिडोमा से बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब रिन्यूएबल प्रोडक्शन इन यूजिंग सेल लाइंस, के सेल लाइंस को यूज करके इनकी प्रोडक्शन रिन्यूएबल है। वजह क्या आपको पता है, आपके पास एक हाइब्रिडोमा सेल्स भी है ना, एक हाइब्रिडोमा आपको पता है उसमें कंस्टेंटली क्या होती है, डिवीजन होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैंसर सेल्स मौजूद है। क्योंकि हाइब्रिडोमा एक तो बी सेल से बना हुआ है, दूसरा किससे बना हुआ है, आपके कैंसरस मेलोमा सेल से। अब वो कैंसरस या मेलोमा सेल है, उसमें एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करता जाता है, प्रोड्यूस करता जाता है, प्रोड्यूस करता जाता है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर देता है। तो इसी वजह से हाइब्रिडोमास में अगर एक सेल भी है तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो रिन्यू हो सकता है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। अब हाई स्पेसिफिटी यही चीज है बच्चे, कि बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन, के वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड होता है या एपिटोप के साथ बाइंड होता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, कि अगर इस तरीके से क्या है कि एक एंटीजन है तो उसके ऊपर एक बाइंडिंग जो साइट है वो अटैच होता है, जिसको हम नाम देते हैं एपिटोप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एपिटोप। और इवन जो आपके एंटीजन के ऊपर जो बैंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं? बैंडिंग साइट्स। जो आपके जो एंटीबॉडी के ऊपर जो मौजूद होती हैं, बैंडिंग साइट्स जो आपके एंटीबॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, उनको हमने किसका नाम दिया था कि वो क्या है? बोलो, क्या नाम है बुशरा उनका? पैराटूम। हाँ, पैराटो। अब बच्चे प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ द डिजीज सेल्स की, डिजीज सेल पे स्पेसिफिकली जाके टारगेट करते हैं, एंड रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑन हेल्थी टिश्यूज। हेल्थी टिश्यूज पे जो साइड इफेक्ट्स हैं बच्चे, उनको क्या करते हैं? ये कम कर देते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बच्चों, अगर ये नीचे वायरल सेल दिया हुआ है तो उसके ऊपर ये एपिटोप मौजूद है। ये क्या मौजूद है? एपिटोप। और इस पॉइंट को बच्चे जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये इनका ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर से एंटीबॉडी की बात करूं, वो उनका पैराटोप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पैराटोप। और ये जो यहाँ पे ये जो शो है, यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये उस हवाले से क्या हो जाएंगे? ये एपिटोप बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप। अच्छा, अब उसके बाद कंसिस्टेंट एंड रिन्यूएबल प्रोडक्शन, इसकी बात हमने अभी बात की कि बच्चे ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम हाइब्रिडोमा सेल्स और रिकॉम्बिनेंट सेल्स। अब सेम क्वालिटी इन एवरी बैच, हर बैच में क्वालिटी सेम होती है, थोड़ा सा इनका मयार भी नहीं गिरता, मतलब प्योर क्वालिटी। अब जिसकी बेस पे बच्चे इनको इनके वर्सटाइल्स एप्लीकेशन है, मतलब डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है। मतलब डायग्नोस्टिक में प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कर लें या एचआईवी टेस्ट की बात कर लें, वहां पे इनको यूज किया जाता है। जो थेरेपीज लाइक कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज है, वहां पे जाके बच्चे ये क्या करते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट जो ना इनको हम यूज कर सकते हैं। आप समझ लें बच्चे, इससे जो ना जो रिसर्च आप बात कर लें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री को एक न्यू इनोवेशन मिल गई है, एक न्यू रास्ता मिल गया है। ठीक है। अब उसके बाद मेजर चीज क्या है कि भाई हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को वजह यूज क्यों करते हैं? तो आपको पता है कि बच्चों हम इनको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस वजह से जो ना ये हर जगह पे हर फील्ड में आस्ता आस्ता से रिप्लेस हो रहे हैं। उसको मतलब ड्रग्स वगैरह को रिप्लेस करके ये यूज हो रहे हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ह्यूमनाइजेशन की बात कर लें। अब बच्चे मेजर क्या बात की जा रही है कि कैन बी इंजीनियर टू इम्प्रूव द बाइंडिंग। अगर आप चाहते हैं कि इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आप इनको जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं। कैन टारगेट द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसको टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि ये स्पेसिफिसिटी की, ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर एक्शन। अब ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज रिड्यूस द इम्यून रिएक्शंस इन द पेशेंट्स, कि अगर आपने ये जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, जो आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई, अब ये इनमें एबिलिटी होती है कि ये ह्यूमनाइज्ड होती हैं, कि इंसानों के लिए यूजेबल है। ठीक है, और इंसानों में जो इम्यून रिएक्शंस है, ठीक है, या इम्यून्स जो है ना, इनको जो रिस्पॉन्ड है वो भी नहीं करता, और ये सूटेबल भी होते हैं। तो पेशेंट्स के लिए ऐसा समझ लें कि ये सूटेबल होते हैं। कि वजह क्या कि जो इम्यून रिएक्शन है वो भी शो नहीं होता पेशेंट्स में, ठीक है, इनके अगेंस्ट। और इवन ये यूजेबल होती हैं, इंसानों के लिए जो कारआमद होती हैं, मुफीद होती हैं, इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव है।
अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसकी हम बात कर चुके हैं कि जो ना प्रोड्यूस यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी बेस पे ये लार्ज क्वांटिटी में यूज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और क्लिनिकल यूज में इस्तेमाल होते हैं। अब सूटेबल फॉर द मैथ मेडिकल एप्लीकेशंस, मतलब मेडिकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप इनको यूज कर सकते हैं। अब मेडिसिनल यूजेस की बात कर लें साइंस ट्रीटमेंट की, कि बच्चों ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए, या ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, कोविड-19 के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस या आई डिसऑर्डर्स या माइग्रेन्स वगैरह के लिए, या हाई कोलेस्ट्रॉल या नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं बच्चों। अब ये आखिरी स्लाइड है, कंपैरिजन विद द अदर ड्रग्स, के दूसरे ड्रग्स को बच्चे इनके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब बच्चे टारगेट द कैंसर सेल्स स्पेसिफिकली, कि ये जो इनकी बात कर लो आप, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर लो, कि ये जो टारगेट सेल्स हैं उसको ये स्पेसिफिकली बच्चे क्या करते हैं, हिट करते हैं, और इनकी जो स्मॉलर डोज है वो रिक्वायर्ड होती है, और इनके फ्यूअर साइड इफेक्ट्स हैं, और हेल्दी सेल्स को बच्चे ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ बच्चे वहां पे बात कर लें कीमियोथेरेपी की, थेरेपी की बात कर लें, या फिर बात कर लें रेडियोथेरेपी की। अब बच्चे कीमियोथेरेपी में आपको पता है ये केमिकल्स होती हैं, क्या होती हैं ये क्या होती हैं बच्चों, केमिकल्स होती हैं। बच्चे हम बात कर रहे थे कि कंपैरिजन विद द अदर ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स के साथ हम इनको कंपेयर कर रहे थे। मतलब देखें, अगर आप कीमोथेरेपी की बात कर लें या रेडियोथेरेपी की बात कर लें, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि केमिकल्स को आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, केमिकल्स को। आपको पता है केमिकल्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्या होते हैं केमिकल्स के साइड, साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब साइड इफेक्ट का क्या मतलब है कि बच्चे वो केमिकल्स आपके इफेक्टेड सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी क्या करती हैं, इफेक्टेड सेल्स के साथ जो आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, उनको भी क्या करती हैं, मुतासिर करती हैं। अब इसी तरीके से रेडियोथेरेपी में जो आप एक्स-रेज वगैरह, ये जो किसी तरह की जो आप रेज़ यूज़ करते हो, अब उन वो आपके नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। नॉर्मल सेल्स को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब इस वजह से इन तमाम की कंपैरिजन में अब बात की जा रही है कि आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का क्या काम है। कि बच्चे, पहली बात तो ये कि ये स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करते हैं, आपके नॉर्मल सेल्स को कुछ भी नहीं कहते। दूसरी चीज ये कि इनको स्मॉल अमाउंट में बच्चे दिया जाता है, मतलब स्मॉल अमाउंट भी हो तो भी काफी है। अब उसके बाद इनके साइड इफेक्ट्स कम है, और आपके हेल्दी सेल्स को कुछ भी नहीं कहते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्सेस एंटीबायोटिक्स की बात कर लें, कि बच्चे क्या होती है कि ये हायर सेफ्टी होती है और इनकी स्पेसिफिसिटी होती है, और बच्चे इनको रेजिस्टेंस पे लेस रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, मतलब इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस भी शो नहीं होता, और इनकी जो लाइफ है वो लॉन्गर होती है 20 डेज फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी की बात कर लें बच्चे, कि इसकी जो लाइफ है वो 21 डेज तक हो सकती है, तो इनकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा टाइम के लिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्सेस स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल। बच्चे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होता है, जिसकी बेस पे ये एंटीजन के साथ इजीली बाइंड हो सकता है। अब वेरी हाई स्पेसिफिसिटी की इनकी जो स्पेसिफिसिटी है अपने एक्शन के हवाले से, अपने काम के हवाले से, ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। रिड्यूस द ऑफ टारगेट इफेक्ट्स की जो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स है, मतलब ये कि इनका लार्जर साइज होता है तो ये सही से अपने टारगेट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे जो अपने टारगेट से हट के जो निशाना लगता है वो नहीं लगता, मतलब एग्जैक्टली अपने जो टारगेट है उसको कैप्चर करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है।